नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने फिजिक्स के जो बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। पूरा बेसिक से मैंने समझाया है। फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस उदाहरण सहित एग्जाम्पल के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा मैंने फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था। इस पूरे टॉपिक को हम पहले अच्छे से समझेंगे, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा और इसके साथ हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जो कि अलग अलग एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सारे मैंने कवर किए हैं। पहले पूरी वीडियो को आप देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्यमान यानी कि मास कहाँ किसे जाता है। तो अक्सर आप द्रव्यमान और भार को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर इनमें अंतर होता है। तो द्रव्यमान किसे कहा जाता है? तो द्रव्य के परिमाप को ही द्रव्यमान कहा जाता है। तो एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो इनमें अंतर होता है। द्रव मतलब कि लिक्विड, जो लिक्विड होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव्य कोई पदार्थ जो कि स्थान घेरता हो, वो द्रव्य होता है। तो द्रव्य के परिमाप को द्रव्यमान कहा जाता है। इस बात की जानकारी देता है कि जो पदार्थ है कितने कणों से बना है। सिंपल सी बात है कि कोई पदार्थ कितने कणों से मिलकर बना है, वही उसका मान है, उसी को द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल से आप समझिए, ये बूंदी वाला लड्डू है। तो बूंदी वाला लड्डू मान लीजिए, ये वाला जो लड्डू है ये 5 ग्राम का है। तो 5 ग्राम क्या होगा? इसका द्रव्यमान होगा। 5 ग्राम ये द्रव्यमान है। और मान लीजिए ये 50 बूंदियों से मिलकर बना है। तो जो 50 बूंदियाँ हैं ये क्या हैं? ये द्रव्यों से मिलकर बना है। 50 बूंदियों से मिलकर बना है और इसका मान कितना है? तो 5 ग्राम है। देखिए एक बूंदी है, इसी प्रकार 50 बूंदियों से मिलकर ये बना है। और पूरा का जो ये लड्डू है, इसके पूरे मान को क्या कहा जाएगा? पूरे द्रव्य के मान को क्या कहा जाएगा? तो द्रव्यमान कहा जाएगा, जो कि 5 ग्राम का है। अब इस बूंदी वाले लड्डू को आप चाहे पृथ्वी पर रखो, चाहे चंद्रमा पर ले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, जब तक इसकी जो बूंदियाँ हैं वो 50 ही हैं, जो कि चेंज नहीं होंगी। अगर आप निकालोगे नहीं तो इसका द्रव्यमान बदलेगा नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। चाहे किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर भी उतना ही रहेगा, अंतरिक्ष में ले जाओगे वहाँ पर भी उतना रहेगा, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह, कहीं पर भी ले जाओ, उसका जो द्रव्यमान होगा ना, वो चेंज नहीं होगा। भार चेंज हो सकता है, भार चेंज होता ही है, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो बूंदी है, ये 50 बूंदियों से, बूंदी वाला लड्डू है, ये 50 बूंदियों से मिलकर बना है। अब इसे कहीं पर भी ले जाओ, ये 50 बूंदियों से मिलकर बना रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो ये होता है द्रव्यमान। द्रव्य का जो मान होता है, जो हम ग्राम में नाप ले रहे हैं, उसी को द्रव्यमान कहा जाएगा। तो किसी पिंड अथवा कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर ही उस पिंड का द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बूंदी वाले लड्डू से समझाया कि जो अमाउंट ऑफ मैटर है ना, उसी के मान को द्रव्यमान कहा जाएगा। और जो द्रव्यमान होता है ये कभी बदलता नहीं है, कहीं पर भी ले जाओ बदलता नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य भी नहीं हो सकता। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है शून्य है। अब जैसे ये बूंदी वाला लड्डू है, या तो ये है, या तो इसका मतलब मान है, या तो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक भी बूंदी वाला लड्डू, मतलब एक भी बूंदी ना हो और आप इसे बूंदी वाला लड्डू कह दें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। और जो द्रव्यमान है ये एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि और सदिश राशि ये मैंने पहले पढ़ा दी हुई है। इसको ट्रिक से आपको समझाया भी हुआ है कि 1 सेकंड में आप कैसे पता लगा लेंगे कि कोई राशि अदिश है या सदिश है। तो वीडियो आप देख लेना, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो द्रव्यमान है ये एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। तो जो भी द्रव्यमान होता है किस में मापा जाता है? तो किलोग्राम में मापा जाता है। याद रखेगा, ये केजी में मापा जाता है। तो ये हमने समझ लिया कि द्रव्यमान क्या होता है। अब हम देखते हैं कि भार यानी वेट क्या होता है। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही वस्तु का भार कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया, जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर जब खींचती है ना, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसे गुरुत्व त्वरण कहा जाता है। जो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण है, जी का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी कि जो पृथ्वी है, ये कोई भी वस्तु है, इसे इतनी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अपनी ओर खींचती है। तभी तो कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर आकर गिरती है।
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भार को हम कैसे पता करते हैं? तो देखिए, जैसे हम बूंदी वाली लड्डू का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका मास कितना था? तो उसका मास था, हमने 5 ग्राम मापा था, 5 ग्राम माना था ना। अब जो 5 ग्राम का लड्डू है, इसे पृथ्वी अपनी ओर कितने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खींचेगी? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खींचेगी। तो 5 किलोग्राम को आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये इसका भार आ जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, तो जो भी द्रव्यमान होगा उस वस्तु का, उसको अगर आप उसके गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप चाँद पर जाएँगे, तो चाँद का गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा, मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा। हर ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, अलग होता है। उसी स्पीड से वो वस्तु को खींचती है, उसी वेग से वस्तु को खींचती है। तो और जो उसका मास होगा, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वेट निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेट क्या होता है? वेट होता है m मल्टीप्लाई बाय g। ये वेट होता है। और जो मास होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज होता रहता है। तो जो भार है, ये एक सदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जो भार होता है ना, हमेशा न्यूटन में निकलता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में गुरुत्वीय त्वरण पढ़ाया था कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और जो उसका मान होता है, वो सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। तो द्रव्यमान और भार में एक अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले देखिए द्रव्यमान। तो जैसे ही एक व्यक्ति है, पृथ्वी पर जो इसका द्रव्यमान है, ये 60 केजी है। अगर इसे हम अंतरिक्ष में लेकर चला जाएं, स्पेस में लेकर चला जाएं, तब भी इसका जो द्रव्यमान होगा, वो 60 केजी ही रहेगा। और मान लीजिए इसी व्यक्ति को हम चांद पर लेकर चले गए, तो चांद पर भी इसका जो द्रव्यमान होगा, वो 60 केजी ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो द्रव्यमान होता है, या किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, वो कहीं पर भी चले जाए, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। और यहीं पर आपको एग्जामिनर फंसाता है, क्योंकि वो अलग उदाहरण दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी पर अगर व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी सेम होगा, क्योंकि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, ये चेंज नहीं होता। अब आप देखिए भार। तो भार को आप देखेंगे कि वही व्यक्ति जिसका 60 केजी द्रव्यमान है, उसका भार कितना होगा? तो मैंने आपको बताया कि जो भार होता है, ये न्यूटन में मापा जाता है। और जो पृथ्वी होती है, वेट कैसे निकलता है? m मल्टीप्लाई बाय g। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, वो कितना है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको आसान करने के लिए हम 10 मान लेते हैं। और अक्सर जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है ना, वहाँ पर भी आप देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण 10 ही लगाया जाता है। तो 10 इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो देखिए, अगर व्यक्ति का जो मास है, वो 60 केजी है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा? 600 न्यूटन आ जाएगा ना। क्योंकि जो वेट होता है, वो क्या है? m मल्टीप्लाई जी। तो m कितना है? 60 किलोग्राम है, और जी 10 मान लिया, तो 600 न्यूटन उसका भार हो गया। तो पृथ्वी पर उस व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। अब इसी व्यक्ति को अगर हम चांद पर ले जाएं, तो चांद पर क्या है? देखिए, चांद का जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो भार है, वो चांद पर, पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चांद पर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 कितना आ गया? 100 न्यूटन। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि चांद पर जो जी का मान होता है ना, वो पृथ्वी पर जो जी का मान है, उसका 1/6 है। पृथ्वी पर अगर कोई भी मान है, उसका 1/6 चांद पर उसका मान होगा। जैसे आप देखिए, पृथ्वी पर जो व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है, चांद पर हम लेकर गए, तो उसका भार कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया। इस पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। ये कितना आ गया? 100 न्यूटन। तो आप इस उदाहरण से क्या समझ रहे हैं? एक बार मैं सब इरेज़ कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ईज़िली समझ आए। तो इस उदाहरण से आप क्या समझे? तो इस उदाहरण से आपको ये समझ आया कि जो द्रव्यमान होता है, वो कहीं चेंज नहीं होता है, जहाँ मर्ज़ी लेकर चले जाओ। लेकिन जो भार होता है, भार चेंज होता है। भार चेंज क्यों होता है? क्योंकि हर ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो अलग-अलग होता है। और जब गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो वेट होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है ना, m मल्टीप्लाई बाय g। क्योंकि m तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो इसके चेंज होने से जो वेट है, वो चेंज होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान जो उसका द्रव्यमान तो चेंज होगा ही नहीं, लेकिन जो भार है, भार गुरुत्वीय त्वरण के कारण चेंज होगा। तो द्रव्यमान और भार में अंतर भी पढ़ लेते हैं। तो जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं बदलता। और जो भार होता है, भार का मान अलग-अलग जगह पर अलग-अलग होता है, क्योंकि जो जी का मान होता है,
ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। आप समझ गए ना कि जो भार होता है इसका मान अलग अलग होता है, और जो द्रव्यमान है इसका एसआई मात्रक ये किलोग्राम में मापा जाता है, और जो भार है ये न्यूटन में मापा जाता है। याद रखिएगा, ये न्यूटन में मापा जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और जो भार एक सदिश राशि है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और जो भार एक सदिश राशि है, और डब्ल्यू का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर भी होता है। याद रखिएगा। वह आगे चलते हैं। तो चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, ये पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू होती है उसका 1/6 होता है। याद रखिएगा। और अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर निर्वात में, वैक्यूम में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। कोई भी जो वस्तु होती है निर्वात में, वैक्यूम में, उसका भार शून्य हो जाता है। शून्य कैसे हो जाता है? तो देखिए, वेट कैसे मापते हैं हम? m×जी से मापते हैं ना। तो मास मान लीजिए किसी व्यक्ति का 70 kg है, और अगर हम उसे निर्वात में, वैक्यूम में लेकर चले गए, अंतरिक्ष यान में लेकर चले गए, तो वहाँ पर जो जे की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, शून्य होती है। तो वेट कितना आ जाएगा? 70 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? जीरो हो गया। तो जो व्यक्ति का भार हो गया वो शून्य हो गया। तो भार शून्य हो सकता है, याद रखिएगा, इसीलिए व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है ये शून्य नहीं हो सकता। तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 40 किलोग्राम एक वस्तु का भार ज्ञात करिए। 40 किलोग्राम के एक वस्तु का भार कितना होगा? तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W = मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन इसे हम राउंड ऑफ करके 10 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी होती है। तो 40 किलोग्राम एक वस्तु का भार कितना होगा? तो 40 का मास है, 10 जी की वैल्यू है, तो 400 न्यूटन का आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 1800 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार ज्ञात करें। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना है? तो जब भी पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसका भार पृथ्वी पर कितना है। जब पृथ्वी पर आपको उसका भार पता चल जाएगा तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि व्यक्ति का जो पृथ्वी पर भार है 1800 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर भार कितना है? 1800 न्यूटन है। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर भार होता है, तो इसका 1/6 कर दो, तो कितना आएगा? 300 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। इधर आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न है कि 90 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात कीजिए। तो 90 केजी उसका द्रव्यमान बताया गया है। अब चंद्रमा पर उसका भार पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? वेट कैसे निकलता है? m×g। तो मास कितना दिया हुआ है? तो 90 केजी इसका मास है, और पृथ्वी पर जी की वैल्यू है 10। तो कितना हो गया? 900 न्यूटन पृथ्वी पर इसका भार हो गया। अब चंद्रमा पर भार निकालना है, वो आसान है। तो 900 को 6 से डिवाइड कर दो, चंद्रमा पर भार आ जाएगा कितना? 150 न्यूटन। यहाँ पर ये मिस टाइप हुआ है, तो नहीं होगा। कितना होगा? अगर 900 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 150 आएगा। 150 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है। बस आपको क्या करना है, पहले पृथ्वी पर उसका भार पता कर लेना है, फिर उसको 6 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद वो चंद्रमा पर भार आ जाएगा। अब आगे प्रश्न देखिए कि चंद्रमा पर एक वस्तु का भार 300 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि चंद्रमा पर भार बता दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि इसका द्रव्यमान पता करना है। तो सबसे पहले आपको पृथ्वी पर भार पता करना है, कुछ भी होगा चाहे जो भी दिया हो, आपको सबसे पहले यही देखना है कि उसका पृथ्वी पर भार कितना है। तो यहाँ पर किया गया है कि चंद्रमा पर उसका भार बता दिया गया है 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो हमें पता है कि जो पृथ्वी पर जो भार होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 होता है। तो अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी पर आएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है चंद्रमा का 6 गुना भार पृथ्वी पर होगा। आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन भार है, पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पर जाएँ, तो इसका हम 1/6 करते हैं ना, तो यहाँ पर 100 न्यूटन चंद्रमा पर आ जाता है। तो अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी पर जाएँ, तो क्या होगा? अगर यहाँ पर डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर गए, तो हमने डिवाइड किया, तो 100 आया। तो अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी पर जाएँ तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 न्यूटन आएगा। तो इसी प्रकार अगर चंद्रमा पर भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? इसका 6 गुना होता है, तो 1800 न्यूटन पृथ्वी पर भार होगा। तो पृथ्वी पर हमको भार पता चल गया, लेकिन पता क्या करना है? हमें तो द्रव्यमान पता करना है। तो सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला लगा लो। वेट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? m×g। तो हमें भार पता चल गया कितना है? 1800। मास हमें पता करना है,
और ग्रेविटी हमें पता ही है पृथ्वी पर 10 है। तो 1800 डिवाइड कर दोगे 10 से इक्वल टू m आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 180। तो 180 केजी इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो 180 केजी होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने सब अलग अलग टाइप के उठाए हैं, और ये रेलवे, एसएससी, स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होते हैं, सब में ये पूछे गए हैं। बिहार में भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सल है, हर जगह पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है। अब चंद्रमा पर इसका भार पता करिए। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है? तो 50 केजी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पृथ्वी पर भार पता करना है। तो W इक्वल टू एम जी। एम कितना दिया हुआ है? 50, और जी पता ही है आपको 10। तो टोटल 500 न्यूटन क्या हो गया? भार हो गया पृथ्वी पर। अब हमें चंद्रमा पर इसका भार पता करना है। जब पृथ्वी पर 500 है तो चंद्रमा पर इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 83.3। सीधे आपको पृथ्वी का पता करना है कि पृथ्वी पर भार कितना होगा, 6 से उसको डिवाइड कर देना है, सीधा ही वो आंसर आ जाएगा, मतलब कि चंद्रमा का भार आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का जो भार है ये पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? ये द्रव्यमान पूछा गया है। तो द्रव्यमान चाहे चंद्रमा की सतह पर हो चाहे पृथ्वी की सतह पर हो, द्रव्यमान तो चेंज होता ही नहीं है। तो हमें चंद्रमा की सतह पर क्या निकालना, हम पृथ्वी की सतह पर ही निकाल लेते हैं कि द्रव्यमान कितना है। जो पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान होगा वही चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान होगा। तो हमें दिया क्या गया है? तो हमें पृथ्वी पर इसका भार बताया गया कि 600 न्यूटन है। W वाला फॉर्मूला लगा लो, W इक्वल टू एम मल्टीप्लाई जी। तो हमें भार पता है कि 600 न्यूटन है, एम हमें पता करना है, और जी हमें पता है ये पृथ्वी पर कितना होता है, तो 10 होता है। तो अब क्या करोगे आप, 600 को 10 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू एम आ जाएगा। ये कितना हो गया? तो ये 60 केजी इसका द्रव्यमान आ गया। अब आप सीधा क्या करोगे, ये टिक कर दोगे, पर ये गलत हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो द्रव्यमान होता है वो केजी पे मापा जाता है, उसकी जो इकाई है केजी है, और जो भार होता है वो न्यूटन में मापा जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? तो द्रव्यमान पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 60 आया, आपने टिक कर दिया, तो यहीं पर गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा नोट, इनमें से कोई नहीं है। अगर यहाँ 60 केजी दिया होता ना तब ये सही होता, इसलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर आप गलती करेंगे, आप सीधा 60 निकालेंगे और इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, पर आप ये नहीं देखेंगे कि आगे एन है यानी न्यूटन है, और जो भार होता है वो न्यूटन में मापा जाता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है? द्रव्यमान। द्रव्यमान न्यूटन में नहीं मापा जाता, द्रव्यमान केजी में मापा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर ही उसका द्रव्यमान देख लेते हैं, चंद्रमा पर भी वही होगा। तो द्रव्यमान हम निकालेंगे कैसे? W इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई जी। भार पृथ्वी पर कितना दिया हुआ है? 60 न्यूटन दिया हुआ है। एम हमें पता करना है, जी हमें पता ही होता है कि 10 है। तो 60 को 10 से डिवाइड कर दो, ये एम की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो गया? 6। तो 6 क्या होगा? 1 केजी होगा। देखिए यहाँ पर न्यूटन भी दिया हुआ है और केजी भी दिया हुआ है, और हमें द्रव्यमान पता करना है। तो द्रव्यमान आपको पता है में होता है, तो द्रव्यमान केजी में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भार न्यूटन में होता है और द्रव्यमान केजी में होता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि द्रव्यमान क्या है? वस्तु की मात्रा है, वस्तु का आकार है, वस्तु की ऊंचाई है, या वस्तु का रंग है? आपको पता है कि द्रव्यमान क्या होता है? जो वस्तु की मात्रा होती है वही द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान क्या है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये अलग अलग एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको पता ही है क्या होता है द्रव्यमान? ये वस्तु की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम में इसे मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भार क्या होगा? तो भार कैसे निकालते हैं हम? डब्ल्यू कैसे निकालते हैं? एम मल्टीप्लाई बाई जी। तो हमें क्या बताया गया है? एम बताया गया है 10 है, और जी कितना बताया गया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये 98 इसका निकल के आ जाएगा, और 98 क्या होगा? तो 98 न्यूटन होगा, क्योंकि भार पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार कितना है? 60 न्यूटन है।
तो 60 न्यूटन पृथ्वी पर है, तो चाँद पर कितना भार होगा? हमें पता ही है कि जितना पृथ्वी पर होता है उसको 6 से डिवाइड कर दो, ये चाँद पर आ जाएगा। तो चाँद पर भार कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का मापन किस इकाई में होता है? तो द्रव्यमान का मापन आप देखेंगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे, वैसे जो द्रव्यमान का मापन होता है वो किलोग्राम में होता है, लेकिन किलोग्राम की छोटी इकाई ग्राम है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा जी, यानी ग्राम में। तो जो द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में होता है, लेकिन आपको पता है कि किलोग्राम की छोटी इकाई ग्राम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब हम चांद पर जाते हैं तो हमारा द्रव्यमान क्या होगा? तो चांद पर जाने पर हमारा द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या अज्ञात रहेगा? तो आपको पता है कि हम कहीं पर भी चले जाएं पर हमारा द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, तो ये समान रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक आदमी का द्रव्यमान 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान ये एनटीपीसी में पूछा गया था कितना होगा? तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि 72 से आप सीधा 6 से डिवाइड कर देंगे और 12 आप निकाल देंगे। 12 ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्या पूछा क्या गया है कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पर भी द्रव्यमान ही दिया हुआ है, तो द्रव्यमान कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। तो पृथ्वी पर अगर आदमी का द्रव्यमान 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा? 72 किलोग्राम ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर की सतह पर उस वस्तु का भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी पर आएँ तो 6 गुना हो जाएगा। कितना? 60 को 6 से करोगे तो 360 न्यूटन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान और भार के लिए सही संबंध क्या है? तो द्रव्यमान और भार के लिए सही संबंध क्या है? पहले बताया गया है कि जो द्रव्यमान होता है, तो भार को अगर हम गुरुत्वाकर्षण से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा, ये तो गलत है। आगे क्या है कि जो भार है, ये द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल है, ये सही है, क्योंकि जो वेट होता है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी हिस्ट्री की ई बुक बाय करनी है तो कोई भी एग्जाम हो, जैसे भी एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक अच्छी रिवीजन आपको इस ई बुक से हो जाएगी। मैंने चार्ट और डायग्राम से पूरी हिस्ट्री कवर कराई हुई है। और अगर आपको हमारी वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।